नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं सरदार भगत सिंह की जीवन परिचय लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले, जो अब पाकिस्तान में है, के बंगा में किशन सिंह और विद्यापति के यहाँ हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत और स्वर्ण सिंह 1906 में लागू किए गए उपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जेल में थे। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह आंदोलन के नेता थे और उन्होंने भारतीय देशभक्त संघ की स्थापना की। चेनाब नहर कॉलोनी बिल के खिलाफ किसानों को संगठित करने में उनके मित्र सैयद हैदर रजा ने उनका अच्छा साथ दिया। अजीत सिंह के खिलाफ 22 मामले दर्ज थे और उन्हें ईरान भागने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा उनका परिवार गद्दार पार्टी का समर्थक था और घर में राजनीतिक रूप से जागरूक माहौल ने युवा भगत सिंह के दिल में देशभक्ति की भावना पैदा करने में मदद की। भगत सिंह की शिक्षा। भगत सिंह ने अपने गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की, जिसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने उन्हें लाहौर के दयानंद एग्लो वैदिक हाई स्कूल में दाखिला दिलाया। बहुत कम उम्र में भगत सिंह ने महात्मा गांधी द्वारा दिए गए असहयोग आंदोलन का अनुसरण किया। भगत सिंह ने खुले तौर पर अंग्रेजों को ललकारा था और सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तकों को जलाकर गांधी जी की इच्छाओं का पालन किया था। यहाँ तक कि उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए स्कूल छोड़ दिया। उनके किशोर दिनों के दौरान 2 घटनाओं ने उनके मजबूत देशभक्ति के दृष्टिकोण को आकार दिया। सन 1919 में जालियांवाला बाग मस्करे और सन 1921 में ननकाना साहिब में निहत्थे अकाली प्रदर्शनकारियों की हत्या। उनका परिवार स्वराज प्राप्त करने के लिए अहिंसक दृष्टिकोण को गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करता था। भगत सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और असहयोग आंदोलन के पीछे के कारणों का भी समर्थन किया। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का आह्वान किया। फैसले से नाखुश भगत सिंह ने गांधी की अहिंसक कार्रवाई से खुद को अलग कर लिया और युवा क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। इस प्रकार ब्रिटिश राज के खिलाफ हिंसक विद्रोह के सबसे प्रमुख वकील के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई। वह बीए की परीक्षा में थे जब उनके माता पिता ने उसकी शादी करने की योजना बनाई। उन्होंने सुझाव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि यदि उनकी शादी गुलाम भारत में होने वाली थी तो मेरी दुल्हन की मृत्यु हो जाएगी। मार्च 1925 में यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलनों से प्रेरित होकर भोज सिंह के साथ इसके सचिव के रूप में नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। भगत सिंह एक कट्टरपंथी समूह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी शामिल हुए, जिसे बाद में उन्होंने साथी क्रांतिकारियों चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में फिर से शुरू किया गया। शादी के लिए मजबूर नहीं करने के आश्वासन मिलने के बाद वह अपने माता पिता के घर लाहौर लौट आए। उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित किया और अपनी पत्रिका कीर्ति में नियमित रूप से योगदान देना शुरू कर दिया। एक छात्र के रूप में भगत सिंह एक उत्साही पाठक थे और वे यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलनों के बारे में पढ़ते थे। फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स के लेखन से प्रेरित होकर उनकी राजनीतिक विचारधाराओं ने आकार लिया और उनका सुझाव समाजवादी दृष्टिकोण की ओर हो गया। प्रारंभ में भगत सिंह की गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संक्षिप्त लेख लिखने, सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से एक हिंसक विद्रोह के सिद्धांतों को रेखांकित करने, मुद्रित करने और वितरित करने तक सीमित थी। युवाओं पर उनके प्रभाव और अकाली आंदोलन के साथ उनके सहयोग को देखते हुए वह सरकार के लिए एक रुचि के व्यक्ति बन गए। पुलिस ने उन्हें सन 1926 में लाहौर में हुए बमबारी मामले में गिरफ्तार किया। उन्हें 5 महीने बाद 60,000 रुपए के बॉन्ड पर रिहा कर दिया। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने सभी दलों के जुलूस का नेतृत्व किया और साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में लाहौर रेलवे स्टेशन की ओर मार्च किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की प्रगति को विफल करने के लिए क्रूर लाठीचार्ज का सहारा लिया। टकराव ने लाला लाजपत राय को गंभीर चोटों के साथ छोड़ दिया और उन्होंने नवंबर 17, 1928 को अपनी चोट के कारण दम तोड़ दिया। लाला लाजपत राय की मौत
का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने जेम्स ए स्कॉट की हत्या की साजिश रची, जो पुलिस अधीक्षक थे। माना जाता है कि लाठीचार्ज का आदेश दिया है। क्रांतिकारियों ने स्कॉट के रूप में सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को गलत तरीके से मार डाला। भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जल्दी से लाहौर छोड़ दिया। बचने के लिए उन्होंने अपनी दाढ़ी मुड़वा ली और अपने बाल कटवा दिए, जो सिख धर्म के पवित्र सिद्धांतों का उल्लंघन था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के निर्माण के जवाब में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने विधानसभा परिसर के अंदर एक बम विस्फोट करने की योजना बनाई, जहां अध्यादेश पारित होने वाला था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली के गलियारों में बम फेंका, इनकलाब जिंदाबाद, और हवा में अपनी मिसाइल को रेखांकित करते हुए पर्चे फेंके। बम किसी को मारने या घायल करने के लिए नहीं था, इसीलिए इसे भीड़ वाली जगह से दूर फेंक दिया गया था। लेकिन फिर भी कई परिषद सदस्य हंगामे में घायल हो गए। धमाकों के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने गिरफ्तारी दी। 1929 विधानसभा हादसा ट्रायल। विरोध का नाटकीय प्रदर्शन राजनीतिक क्षेत्र से व्यापक आलोचनाओं के साथ किया गया था। जब आक्रामक तरीके से लागू किया जाता है तो यह हिंसा है और इसलिए नैतिक रूप से यह अनुचित है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल वैध कारण के लिए किया जाता है तो इसका नैतिक औचित्य है। मई में ट्रायल की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें सिंह ने अपना बचाव करने की मांग की, जबकि बटुकेश्वर दत्त ने अफसर अली का प्रतिनिधित्व किया। अदालत ने विस्फोटों के दुर्भावनापूर्ण और गैरकानूनी इरादे का हवाला देते हुए उम्र कैद की सजा के पक्ष में फैसला सुनाया। लाहौर षड्यंत्र केस एंड ट्रायल। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने लाहौर में HSRA बम फैक्ट्रियों पर छापा मारा और कई प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। इन व्यक्तियों हंसराज ओहरा, जय गोपाल और फणींद्र नाथ घोष ने सरकार के लिए अनुमोदन किया, जिसके कारण सुखदेव सहित कुल 21 गिरफ्तारियां हुई। जतीन्द्र नाथ दास, राजगुरु और भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले, सहायक अधीक्षक सैंडर्स की हत्या और बम निर्माण के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया था। 28 जुलाई 1929 को न्यायाधीश राय साहिब पंडित श्री किशन की अध्यक्षता में विशेष सत्र अदालत में 28 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। इस बीच सिंह और उनके साथी कैदियों ने श्वेत बनाम देसी कैदियों के उपचार में पक्षतापूर्ण अंतर के विरोध अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की और राजनीतिक कैदियों के रूप में मान्यता देने की मांग की। भूख हड़ताल ने प्रेस से जबरदस्त ध्यान आकर्षित किया और अपनी मांगों के पक्ष में प्रमुख सार्वजनिक समर्थन इकट्ठा किया। 63 दिनों के लंबे उपवास के बाद जतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु नकारात्मक जनमत के कारण अधिकारियों के प्रति तीव्र हो गई। 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह ने अंततः अपने पिता और कांग्रेस नेतृत्व के अनुरोध पर अपना 116 दिन का उपवास तोड़ा। कानूनी कार्यवाही की धीमी गति के कारण न्यायमूर्ति जे कोल्डस्ट्रीम, न्यायमूर्ति आगा हैदर और न्यायमूर्ति जीसी हिल्टन से युक्त एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना 1 मई 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन के निर्देश पर की गई थी। न्यायाधिकरण को आगे बढ़ने का अधिकार दिया गया था। अभियुक्तों की उपस्थिति के बिना और एक तरफा मुकदमे थे, जो शायद ही सामान्य कानूनी अधिकार दिशा निर्देशों का पालन करते थे। ट्रिब्यूनल ने 7 अक्टूबर 1930 को अपना 300 पन्नों का फैसला सुनाया। इसने घोषणा की कि सैंडर्स हत्या में सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शामिल होने की पुष्टि के लिए अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। सिंह ने हत्या की बात स्वीकार की और परीक्षण के दौरान ब्रिटिश शासक के खिलाफ बयान दिए। उन्हें मौत तक की सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह को फांसी की सजा। 23 मार्च 1931 को सुबह 7:30 बजे भगत सिंह को उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि तीनों अपने पसंदीदा नारों जैसे इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ नीचे का उच्चारण करते हुए फांसी के लिए काफी खुश हुए थे। सतलज नदी के तट पर हुसैनीवाला में सिंह और उनके साथियों का अंतिम संस्कार किया गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे ऐसे ही फ्रीडम फाइटर की कहानी को आप आगे भी सुन पाएं।
जय हिंद, जय भारत।